पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि स्नेकी को नदी के किनारे एक बेहोश इंसान मिला। जैसे ही उसने उस गिरे हुए शख्स को देखा, वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी तरफ दौड़ पड़ा, ये देखने की वो जिंदा है या कम से कम इतना गर्म तो है कि खाया जा सके। लेकिन जब स्नेकी पास पहुंचा तो हैरान रह गया। ये कोई आम लाश नहीं थी, बल्कि वही सिम्प था जिसके बारे में डॉगी पहले शिकायत कर चुका था। वो जो प्यार के चक्कर में अपनी अक्ल और समझ दोनों खो चुका था। शुरुआत में स्नेकी का पूरा इरादा था कि इसे खा लिया जाए। आखिर इतने ताजे इंसान रोज कहाँ मिलते हैं। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला लेने की कोशिश की, एक अजीब सा एहसास उसके अंदर जाग उठा। ये गिल्ट नहीं था, लेकिन कुछ वैसा ही जो स्नेकी जैसे जानवर में कभी नहीं देखा गया। सांपन नियत। एकदम अनोखे मूड में आकर उसने तय किया कि इस इंसान को खाने के बजाय वो अपनी एक्सपेरिमेंटल दवाओं पर टेस्ट करेगा। पहला टेस्ट उसकी ब्लड रिप्लेनिशिंग पिल। सुनने में तो ये एकदम मेडिसिनल और हीरो जैसी लग रही थी, लेकिन जैसे ही स्नेकी ने ये गोली दी, सब कुछ उल्टा हो गया। आदमी का शरीर किसी फटे हुए फायर हाइड्रेंट की तरह बहे चला। हर जगह से खून बहने लगा, जैसे स्नेकी ने इंसान को कोई खूनी फव्वारा बना दिया हो। वो भी ऐसा जो किसी टाउन स्क्वायर में शोभा नहीं देता। लेकिन स्नेकी, जो एक्सपर्ट प्लम्बर था, किसी तरह लीक बंद करने में कामयाब रहा। इसके बाद जब वो अपना कंसल्टेशन फीस लेने की तैयारी कर ही रहा था, जो कि पूरी तरह से चोरी जैसा था, उसे उस आदमी के कपड़ों में एक डायरी मिली। जिज्ञासु स्नेकी ने उसे खोला और एक तरफा मोहब्बत की दुखभरी कहानी पढ़नी शुरू की। हर पेज पर उस आदमी की ऐसी हालत दर्ज थी कि स्नेकी को भी पढ़ते हुए क्रिंज आ गया। वो औरत के लिए खुद को बार बार कुर्बान करता रहा, जो कभी उसकी परवाह नहीं करती थी। ये सिर्फ दुखद नहीं था, बल्कि अवार्ड जीतने लायक बेख्तरी थी। पहली बार स्नेकी को किसी इंसान के लिए थोड़ा बहुत तरस आया। रिस्पेक्ट नहीं, सिर्फ हल्का सा पिटी। और अपनी अजीब जेनरोसिटी में उसने सोचा कि अगला टेस्ट होगा उसकी डिवाइन अवेकनिंग पिल। शायद ये इंसान किसी काम का हो जाए, कम से कम हंसी मजाक के लिए ही सही। लेकिन जैसे ही स्नेकी ने गोली उसके मुंह में डाली, वो बेहोश इंसान उसे थूक कर बाहर फेंक देता है। स्नेकी एकदम चौंक गया। ये तो बेहोश था, फिर भी दवा को ऐसे रिजेक्ट कर दिया जैसे सड़ी हुई टोफू हो। गोली जमीन पर गिरते ही उससे एक घिनौनी बदबू उठने लगी, मानो उसकी लार ने कोई केमिकल रिएक्शन कर दिया हो। स्नेकी ने नाक बंद की, वो बदबू झेली और जबरदस्ती वो गोली उसके गले में फिर से ठूस दी। नतीजा तुरंत मिला। आदमी ने उल्टी इतनी तेज की कि उसका शरीर जमीन से ऊपर उठने लगा, जैसे कोई खराब बैलून। स्नेकी को पहले लगा ये असर हो रहा है और आदमी जाग रहा है, लेकिन वो उल्टी रुकी ही नहीं। आदमी होश में नहीं आया और बदबू इतनी बढ़ गई कि स्नेकी खुद भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। अब खुद स्नेकी भी उल्टी करने लगा। जैसे ही आदमी दोबारा हवा में उड़ने लगा, स्नेकी ने फौरन एक्ट किया। उसने अपना बीस्ट टेमिंग रिंग निकाला और अपनी एर्थ ट्रवर्सल टेक्निक से उसे जमीन के नीचे खींच लिया, ताकि जंगल में किसी को इसकी खबर न लगे। जमीन के अंदर जाते जाते आदमी थोड़ी सी होश में आया। मुश्किल से शब्द निकालते हुए वो स्नेकी से मिन्नत करने लगा कि उसकी जिंदगी खत्म कर दो। लेकिन स्नेकी ने साफ मना कर दिया। उसने इसे बचाने में इतनी मेहनत की थी, अब उसे मारने का कोई सवाल नहीं था। लेकिन तभी उसके पांचों डिटेक्शन टेलिस्मन्स एक साथ एक्टिवेट हो गए। ऊर्जा के संकेत उत्तर की ओर 50 मील दूर से आ रहे थे। ये बहुत बुरा संकेत था। स्नेकी तुरंत समझ गया कि कल्टीवेटर्स अब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। या तो दवा की स्पिरिचुअल प्रतिक्रिया पकड़ ली गई है, या उस नर्क जैसी उल्टी की बदबू। किसी भी हालत में उसे फौरन घर लौटकर अपना इमरजेंसी एस्केप प्लान शुरू करना था। उधर बहुत दूर वॉमिट ड्रामा से हटकर हुआ यूनटियन की अगुवाई में कल्टीवेटर्स का एक ग्रुप तेजी से बढ़ रहा था। वहाँ ने कॉन्फिडेंस से बताया कि जे आओ वेंजो की भविष्यवाणी के अनुसार उनका टारगेट 100 मील दक्षिण में है। वो सब एक बीस्ट हंटिंग एक्सपीडिशन पर निकले थे, ताकतवर जानवरों को पकड़कर अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए। एक कल्टीवेटर ने हुआ को धीमे चलने की सलाह दी। आखिर हाल ही में उसका कटा हुआ हाथ फिर से जोड़ा गया था। किसी और ने सवाल उठाया कि क्या भविष्यवाणी सटीक भी है, या वो लोग यूं ही शैडोज के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जानने का सिर्फ एक तरीका था, आगे बढ़ना। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक अजीब सी बदबू हवा में तैरने लगी। वो चुपचाप उनकी तरफ रेंगती आई, जैसे कोई छुपा हुआ हमला हो। नथुनों तक पहुंचते ही कई कल्टीवेटर्स ने तुरंत अपने चेहरे ढक लिए और उल्टी करने लगे। बदबू इतनी गंदी थी कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। एक ने तो साफ कह दिया कि ये उसकी जिंदगी की सबसे घटिया बदबू है। उससे भी बदतर, जब वो एक बार युद्ध के दौरान
लाशों से भरे दलदल में गिर गया था। बदबू अब सिर्फ नाक ही नहीं, आंखों में भी जलन पैदा कर रही थी। आखिरकार पूरे ग्रुप को पीछे हटना पड़ा, ना किसी ताकतवर दानव से, ना किसी ट्रैप से, बल्कि एक ऐसी बदबू से जो खुद में एक डेमोनिक एंटिटी हो सकती थी। उधर जमीन के नीचे सिम को अब ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी थी। तभी स्नेकी ने ऊपर की तरफ सुरंग बनाई और बाहर निकलते ही जोर से चिल्लाया, मिल्की हस्की। जैसे ही दोनों उसकी तरफ मुड़े, स्नेकी ने तुरंत बोला कि सब कुछ समेटो और निकलने की तैयारी करो। बिना देर किए मिल्की और हस्की दोनों एक्शन में आ गए। मिल्की ने अपना स्टोरेज स्पेस खोला और उसमें अपनी हर जड़ी बूटी, टूल और औजार भरने लगी। हस्की भी पूरे जोश से मदद करने लगा। कुछ ही मिनटों में मिल्की बोली कि वो तैयार है। स्नेकी हैरान रह गया। उसे हमेशा लगा था कि लड़कियां तैयार होने में घंटों लगाती हैं, लेकिन मिल्की ने वो स्टेरियोटाइप तोड़ दिया। मिल्की ने समझाया कि स्नेकी के पिछली बेहोशी के वक्त डॉगी ने उन्हें इमरजेंसी एवैक्यूएशन की ट्रेनिंग दी थी। हस्की पूंछ हिलाते हुए और जैसे तारीफ की उम्मीद कर रहा हो, ऊपर देखकर बोला, मैंने अच्छा काम किया ना, एक पटपट तो मिल जाए। वहीं बगल में पड़ा सिंप अभी भी कंफ्यूजन में था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो सपना देख रहा है, मर चुका है या फिर कोई बुखारी हेलुसिनेशन में है। तभी स्नेकी ने हस्की को आदेश दिया कि उस इंसान को उठाओ, अभी उनका नया पेट है। हस्की ने उसे एक ठंडी जानलेवा नजरों से घूरा। बेचारा सिंप घबरा गया। क्या वो अब किसी का पेट बन चुका है? कुछ कहने से पहले ही स्नेकी ने मिल्की की तरफ देखा और कहा कि उसे एक नींद वाली गोली दे दो, ताकि वो आराम से सो जाए और जल्दी ठीक हो जाए। गोली मुंह में डालते ही वो आदमी जोर जोर से खर्राटे मारने लगा। अब सभी ने अपने ऊपर कंसीलमेंट टैलिस्मेंट्स लगाकर खुद को छुपा लिया। हस्की ने पूछा, अब कहाँ चले? स्नेकी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माउंट वू किन और चू के बॉर्डर पर, वही मेरा एक सीक्रेट हाइडआउट है। और आखिर में स्नेकी ने बड़ी शान से कहा, समझदार वही होता है जिसके पास हमेशा एक बैकअप प्लान होता है। जैसे ही पूरा ग्रुप निकलने ही वाला था, स्नेकी अचानक रुक गया। उसे एक अहम बात याद आई। डॉगी अब तक वापस नहीं लौटा था। ये अजीब था। सारा सामान पैक हो चुका था, स्टेल्थ टैलिस्मेंस भी लगाए जा चुके थे और सब लोग निकलने के लिए तैयार थे, फिर भी डॉगी गायब था। मिल्की ने स्नेकी के चेहरे की चिंता पढ़ ली और उसे डॉगी की एक पुरानी बात याद दिलाई। डॉगी ने साफ कहा था, अगर कभी इमरजेंसी में ग्रुप को निकलना पड़े तो न उसका इंतजार करना और न ही पीछे कोई सुराग छोड़ना। उसके पास उन्हें ढूंढने के अपने तरीके हैं। स्नेकी ने धीरे से सिर हिलाया। बात सही थी। डॉगी की स्किल्स और अनुभव को देखते हुए उनका पीछा करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन बात बस इतनी नहीं थी। स्नेकी के मन में एक हल्की सी इज्जत की भावना भी जागी। डॉगी न सिर्फ भरोसेमंद था, बल्कि समझदार भी। वो जानता था कि अगर उन्होंने कोई छोटा सा भी सुराग छोड़ा तो पीछे लगे कल्टीवेटर्स को पकड़ने में देर नहीं लगेगी। इसी सोच में डूबा स्नेकी को एक नया आइडिया आया। अगर पीछे सुराग छोड़ना खतरनाक हो सकता है, तो क्यों ना इसी बात को एक हथियार बना लिया जाए, बिना कोई निशान छोड़े भागने के बजाय। अगर वो कुछ नकली निशान छोड़ दें तो स्नेकी इस पहाड़ी इलाके को बहुत अच्छे से जानता था। यहाँ दर्जनों ऐसे ठिकाने थे जहां वो ट्रैप्स बिछा सकता था। यही सोचते हुए एक योजना बननी शुरू हुई। इधर दूसरी तरफ उसी पहाड़ पर कल्टीवेटर्स का ग्रुप आखिरकार स्नेकी के पुराने ठिकाने पर पहुंच चुका था, वही गुफा जिसे वो हाल ही में छोड़ चुका था। हुआ यूनटियन सबसे आगे खड़ा था, उसका चेहरा गंभीर। उसने कहा कि जेहो वेंजू की भविष्यवाणी के मुताबिक उनका टारगेट यहीं कहीं होना चाहिए, मगर सामने का नजारा कुछ और ही कह रहा था। कोई गुफा दिखाई ही नहीं दे रही थी। तभी एक कल्टीवेटर आगे आया और पूछा कि कहीं कोई कंसीलमेंट एरे तो नहीं लगा। बिना आदेश का इंतजार किए उसने अपनी मिस्टिक सन सॉर्ट टेक्निक चलाकर ऊर्जा की परत को चीर दिया। भ्रम टूट गया और गुफा का मुंह सबके सामने था। लेकिन जब वो अंदर गए तो वहां कुछ भी नहीं था। सबके बीच हैरानी और फुसफुसाहट फैल गई। क्या जेआओ वेंचू की भविष्यवाणी गलत थी, या फिर वो राक्षसी सांप उनके आने से पहले ही निकल चुका था? एक और कल्टीवेटर जमीन पर बैठ गया और वहां की ऊर्जा को महसूस किया। उसे अब भी वहां शक्तिशाली राक्षसी सांप की आध्यात्मिक ऊर्जा के निशान मिले। इसका मतलब साफ था, सांप यही था। भविष्यवाणी एकदम सही थी, पर अफसोस वो सिर्फ कुछ पलों से लेट हो गए थे। एक युवा कल्टीवेटर ने सुझाव दिया कि जेओ वेंजू से एक और भविष्यवाणी करवा ली जाए, ताकि सांप की नई लोकेशन का पता चल सके। लेकिन वरिष्ठ लीडर ने सिर हिला दिया। जेओ वेंजू की प्रतिभा थी, लेकिन वो लालची भी था और उसकी भविष्यवाणियां हर वक्त नहीं करवाई जा सकती थी। उनके लिए समय और भाग्य दोनों की जरूरत होती थी। फिर भी वो राक्षसी सांप बेज्यादा दूर नहीं गया होगा। उसने तुरंत पूरा दल 5 टुकड़ों में बांट दिया। हर टीम को एक दिशा में भेजा गया ताकि वो सांप की आभा को स्नेक कैचिंग सीक्रेट टेक्निक से ट्रैक करे। अगर किसी टीम को कुछ भी सुराग मिले तो तुरंत बाकी सभी को सूचना देने का आदेश था। शिकार की शुरुआत हो चुकी थी। वह युंतियन खुद भी एक दिशा में सांप की आभा का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो निशाने के करीब पहुंचा, ऊर्जा का निशान अचानक गायब हो गया। वो एक दलदली जगह पर रुका, सोचते हुए कि क्या सांप वहीं नीचे छुपा हो सकता है। बात में दम था। सांप चालाक और सतर्क दोनों था। हुआ ने अपनी हालत पर भी गौर किया।
हाल ही में उसने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म में वापसी की थी और उसकी दिव्य चेतना अब भी रिकवर कर रही थी। ऐसे में वो जमीन के अंदर की चीजों को पूरी तरह नहीं पकड़ सकता था, इसलिए उसने बाकी कल्टिवेटर्स को जांच के आदेश दिए। उन्होंने तुरंत एक्सप्लोसिव टैलिस्मैन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि जो भी नीचे छुपा हो उसे बाहर निकाला जा सके। दलदल कांप उठा और आखिरकार कुछ बाहर आया। सबने सोचा अब वो सांप मिल गया, मगर वो पूरी तरह गलत थे। सांप की जगह दलदल से निकला एक झुंड, गुस्से में तमतमाए क्रोकोडाइल किंग्स। और ये साधारण मगरमच्छ नहीं थे, पूरा दल जैसे एक सरीसृप सेना से भिड़ गया हो। साफ था वो एक जाल में फंस चुके थे। सांप ने खुद ही अपनी आभा वहां छोड़ दी थी ताकि उन्हें वहां तक लुभाया जा सके। वहीं दूसरी टीम भी एक हल्के से ऊर्जा निशान का पीछा कर रही थी। उस ग्रुप का नेतृत्व कर रही थी एक महिला कल्टिवेटर। जैसे ही वो झाड़ियों के बीच से आगे बढ़े, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कुछ गड़बड़ हो। एक बिंदु पर आकर आभा गायब हो गई। हवा भी अजीब तरीके से स्थिर हो गई थी। उसका शक सही निकला। अचानक एक चीख गूंज उठी। उसकी टीम का एक सदस्य डंक खाकर गिर गया। कुछ ही सेकंड में पूरी टीम जहरीली और खतरनाक मधुमक्खियों के झुंड से घिर गई। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन वो झुंड बहुत निर्दयी था। एक एक कर सब गिरने लगे। जहर से जूझते हुए महिला समझ चुकी थी ये भी सांप का एक और जाल था। तीसरी टीम भी नहीं बच पाई। उनकी ट्रैकिंग सीधे उन्हें ले गई बर्निंग सन ईगल के इलाके में। ये भी एक ताकतवर डेमोनिक बीस्ट था जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल में रहता था। टीम का एक सदस्य स्थिति का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। अगर बस एक ही ईगल होता तो शायद मुकाबला कर सकते थे, मगर उन्हें यकीन नहीं था कि और भी हैं या नहीं। बहुत जोखिम भरा था। उसे अब सारी तस्वीर समझ आ गई थी। सांप सिर्फ भाग नहीं रहा था, वो जानबूझकर झूठे ऊर्जा निशान छोड़ रहा था और हर निशान एक ऐसे जोन में खत्म हो रहा था जहां पहले से खतरनाक राक्षसी जीव मौजूद थे। ये महज संयोग नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोच समझकर बनाई गई चाल थी। खतरा भांपते हुए उसने तुरंत पूरी टीम को पीछे हटने का आदेश दिया और इसी के साथ चैप्टर 41 खत्म होता है। अगर आप अब तक इस कहानी का हिस्सा बने हुए हैं और स्नेकी की चालाकी को एंजॉय कर रहे हैं तो व्हाइट हार्ट कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।